नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक और तनावपूर्ण दौर में गोता लगाने वाले हैं। बात हो रही है 1947 से 1991 के बीच के उस समय की जिसे हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। आज हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त भारत की विदेश नीति कैसी थी। यकीन मानिए, ये किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा था, एक बेहद हाई स्टेक्स टाइटरोप वॉक जहां एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसे अभी अभी आजादी मिली है, जो अपने विकास के बिल्कुल शुरुआती दौर में है, वो खुद को अमेरिका और सोवियत संघ जैसी दो विशाल परमाणु हथियारों से लैस महाशक्तियों के बीच कैसे सुरक्षित रख पाया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त हमारे देश के सामने अपने अस्तित्व को बचाए रखने का कितना भयानक कूटनीतिक दबाव रहा होगा। इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट को, इस कूटनीतिक सफर को समझने के लिए आज हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, गुटनिरपेक्षता का नया रास्ता। दूसरा, अमेरिका के साथ तनाव। तीसरा, भारत और सोवियत संघ की दोस्ती। चौथा, 1991 में शीत युद्ध का अंत। और पांचवां, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का निष्कर्ष। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, गुटनिरपेक्षता, यानी एक बिल्कुल नया रास्ता। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद भारत के पास 2 विकल्प थे, या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए या फिर सोवियत संघ के। लेकिन भारत ने एक बिल्कुल अनूठी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी चुनी, जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा शुरू की गई इस नीति का सीधा सा मतलब था कि हम किसी भी पावर ब्लॉक में बंद कर नहीं रहेंगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत दुनिया से कटकर अलग थलग बैठ गया, बल्कि इसका असली मकसद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक डायनामिक बैलेंस बनाए रखना था, ताकि हम अपने फैसले खुद ले सकें। और इस गुटनिरपेक्षता की नींव को मजबूत करने वाले प्रमुख लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन नेताओं ने बड़ी ही चतुराई से दोनों महाशक्तियों से एक रणनीतिक दूरी बनाए रखी। और मजे की बात देखिए, दूरी बनाने के साथ साथ इन्होंने विकासशील देशों यानी थर्ड वर्ल्ड की आवाज बनकर वैश्विक मंच पर लीडरशिप भी की। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अमेरिका के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध। क्योंकि सच कहूं तो न्यूट्रल रहने का यह रास्ता इतना आसान नहीं था। पश्चिमी देशों के साथ भारत का अनुभव काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इन घटनाओं की टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो पश्चिमी देशों ने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान हालात और ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद दी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और फिर जब 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने हम पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते उस समय एक तरह के प्रेशर कुकर जैसी स्थिति में थे। और इसी भारी कूटनीतिक दबाव ने जन्म दिया हमारे तीसरे चैप्टर को, भारत और सोवियत संघ के बीच का एक बेहद ही प्रैक्टिकल बदलाव। जब पश्चिमी देशों से बार बार निराशा मिल रही थी तो भारत के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगी थी। जरा दोनों तरफ के रवैये को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ पश्चिम था जो पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, 1962 में मदद से मुकर गया और 1974 में उसने हम पर सैंक्शंस लगा दिए। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ था, जिसने 1962 में भारत का साथ दिया, 1971 में संयुक्त राष्ट्र में हमारे समर्थन में अपना पावरफुल वीटो इस्तेमाल किया और उसी साल हमारे साथ एक ऐतिहासिक मित्रता संधि यानी फ्रेंडशिप ट्रीटी पर साइन किए। इन सब तथ्यों को देखकर यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आखिर भारत का झुकाव मॉस्को की तरफ क्यों बढ़ने लगा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। 1971 की मित्रता संधि ने सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्तों को बहुत मजबूत कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं। हम उनके काफी करीब आ गए थे। लेकिन क्या भारत ने उनकी मिलिट्री अलायंस यानी वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन किया? जी नहीं। भारत ने आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और यही गुटनिरपेक्षता की सबसे बड़ी जीत थी। इतने भारी समर्थन के बाद भी हमने अपनी संप्रभुता या आजादी से कोई समझौता नहीं किया। चलिए अब छलांग लगाते हैं चौथे हिस्से की तरफ, साल 1991 और उस ग्लोबल उथल-पुथल की तरफ जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 20वीं सदी के अंत तक आते आते दुनिया की बिसात पूरी तरह पलट गई। इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में सोवियत संघ अंदर से कमजोर पड़ने लगा था।
दूसरा स्टेप, 1991 आते आते सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ढह गया और इसी के साथ कोल्ड वॉर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आता है तीसरा और सबसे क्रूशल स्टेप। अपने सबसे बड़े समर्थक के टूटने के बाद भारत ने समय की नज़ाकत को समझा। भारत ने तुरंत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, नई आर्थिक नीतियां लागू की और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इस पूरी विदेश नीति का निष्कर्ष और उस टाइट रोप वॉक की विरासत। इतने सारे ऐतिहासिक घटनाक्रमों को देखने के बाद अगर हम पूछें कि गुटनिरपेक्षता से हमें क्या मिला, तो जवाब बहुत स्पष्ट है। इतनी उथल-पुथल और भयंकर दबाव के बावजूद भारत ने अपनी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी यानी पूर्ण संप्रभुता को बनाए रखा। हमने किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लिए। इसके अलावा भारत ने दोनों वैश्विक शक्तियों के बीच एक बहुत ही अहम मध्यस्थ यानी मीडिएटर का काम किया। और सबसे बड़ी बात, भारत विकासशील देशों की एक बेहद बुलंद आवाज बनकर उभरा। रणनीतियां समय के साथ जरूर बदली, लेकिन स्वतंत्र नीति का जो कोर था वो कभी नहीं बदला। तो अब आपके छोड़ जाने से पहले एक सवाल है जो आज के संदर्भ में बहुत मायने रखता है। क्या शीत युद्ध के दौर की यह नॉन अलाइनमेंट या संतुलन की नीति आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में भी भारत का मार्गदर्शन कर रही है? आज हालात बदल गए हैं, नए पावर सेंटर्स बन गए हैं, लेकिन क्या संतुलन का वो पुराना खेल आज भी किसी नए रूप में जारी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास को एक्सप्लोर करते रहें।